राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर, वो है उत्तराधिकार। बेटियों का हक। कृषि जमीन में, एग्रीकल्चरल लैंड में बेटियों का कितना हक होता है? बेटियों को दो श्रेणी में रखा गया है, एक विवाहित बेटी, एक अविवाहित बेटी। दोनों बेटियों के संदर्भ में मैं उत्तराधिकार के नियम को बताऊंगा आप लोगों को। उत्तराधिकार पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला जा चुका है, दो वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। संपूर्ण उत्तराधिकार को मैंने समझाया है उसमें, लेकिन वो केवल कृषि जमीन पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए तो तुरंत आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यदि समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो मत करिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कृषि भूमि में बेटियों का हक। किस भूमि में? कृषि भूमि। देखिए, भूमियां कई तरह से होती हैं, लैंड कई तरह के हैं। एक वो लैंड जिस पे मकान बना हुआ है, एक वो लैंड जो मकान बनाने के लिए लिया जा चुका है लेकिन अभी बना नहीं, एक वो लैंड जिस पे हम वृक्ष लगा रखे हैं, बाग लगा रखे हैं, एक वो लैंड जिस पे हम खेती करते हैं। तो ये जो उत्तराधिकार का नियम हम लोग समझेंगे, ये केवल एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो भूमियां जिस पे मकान बना हुआ है, जिसको आबादी की भूमि कहते हैं। जो प्लाटिंग है या प्लाट हमारे पास हैं, वो सब अगर कृषि जमीन नहीं है तो उसे आवासीय जमीन कहते हैं। उसकी उत्तराधिकार पे हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। यानी इस वीडियो में केवल और केवल जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके उत्तराधिकार की बात मैं करूँगा। और सबसे ज़्यादा विवाद अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कृषि जमीन को लेकर के है, ठीक है। वहाँ घर को लेकर के इतना विवाद नहीं होता है। हाँ, शहर में खेती की ज़मीन नहीं होती है, उनके पास आवासीय ज़मीनें होती हैं, प्लाट है, मकान बने हुए हैं, तो उस ज़मीन को लेकर विवाद होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये कृषि ज़मीन के विवाद को लेकर के वीडियो बनाया जा रहा है कि कृषि ज़मीन पे बेटियों का उत्तराधिकार में कितना हिस्सा होगा और किस नंबर की वो उत्तराधिकारी कहलाएंगी, ठीक है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। अगर कोई बच्चा पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी कर रहा है या एकेडमिक एग्जाम में है, एलएलबी कर रहा है, एलएलएम कर रहा है, उसे लगता है कि हमें अच्छे नंबर गेन करने हैं एलएलबी में या एलएलएम में, आपको क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास सुविधानुसार उचित लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हमारा है 9161113061। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट पे तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कृषि जमीन पे उत्तराधिकार का नियम। सबसे पहले कृषि जमीन के उत्तराधिकार का नियम बताया कहाँ गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का कानून है, ठीक है, जिसकी धारा 108 और 110 में बताया गया है। सेक्शन 108 एंड 110, इसमें बेटियों के हक की बात की गई है। हम यहाँ बात करेंगे अविवाहित बेटियों की, क्योंकि जो विवाहित बेटियां हैं एक तरह से तो वो सेटल हो जाती है, ठीक है। हाँ, विवाहित बेटियों पे भी बनाएंगे वीडियो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ये मत कहें कि सर आपने भेदभाव किया विवाहित और अविवाहित बेटियों में, ठीक है। आप विवाहित बेटियों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, केवल अविवाहित बेटियों का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों पे वीडियो बनाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम अविवाहित बेटियों के हक की बात ज़्यादा की गई। क्यों? क्योंकि वो अभी अविवाहित हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो विवाहित हैं वो तो एक तरह से सेटल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अविवाहित बेटियों के हक की बात इसमें मैंने की है। जब कभी, ठीक है, जैसे ये कौन सा व्यक्ति, कोई मृतक है, पिता होगा, ठीक है, या माता जी होंगे, तो चाहे पिता, देखिए पिताजी की मृत्यु होने पे बेटियों को जो संपत्ति में हक मिलेगा वो धारा 108 में मिलेगा, और माता जी की मृत्यु होने पे जो बेटियों को संपत्ति में हक मिलेगा वो धारा 110 में मिलेगा। तो 108 ये हो गया पिताजी, ठीक है, और 110 ये हो गए माता जी,
ठीक है, ये हो गई मदर, ये हो गई फादर। ठीक, यानी पिता की मृत्यु होने पे बेटियों को संपत्ति में जो हिस्सा मिलता है वो धारा 108 में नियम बताया गया है। माता जी की मृत्यु होने पे जो बेटियों को संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा वो धारा 110 में बताया गया है। पहले पिताजी पे चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है, चाहे वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो, आसामी हो या सरकारी पट्टेदार हो, इससे मतलब नहीं है। अगर उसकी मृत्यु से पूर्व उसने वसीयत नहीं किया है, विल नहीं किया है, ठीक है, निर्वसीयती उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, निर्वसीयत मृत्यु हो गई है, यानी बिना वसीयत किए बिना जमीन को बेचे उसकी मृत्यु हो गई, यानी मरते समय जो संपत्ति उसके नाम थी, कौन सी संपत्ति? कृषि जमीन। ठीक, लेकिन कृषि जमीन किसे कहेंगे, जरा इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कृषि भूमि है क्या? जिन भूमियों पे खेती होती है वो कृषि जमीन है। इसके अलावा जिन भूमियों पे बाग लगा हुआ है, पशुपालन किया जा रहा है, कुक्कुट पालन किया जा रहा है, फूलों की खेती की जा रही है, वो सब बाग भूमि भी कहलाती है। वो बाग भूमि कृषि भूमि के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सभी कृषि भूमियां, चाहे बाग लगे हों, आम, साखू, सागवान, लिप्टिस, ये सब पेड़ है, आम, अमरूद, ठीक है, ये सब भूमियां, कोई पशुपालन हो रहा है, चाहे वो मुर्गी पालन हो रहा हो, ठीक है, या आपका मछली पालन हो रहा हो या फूलों की खेती लगा हो, तो ये ज़मीनें भी कृषि ज़मीन कहलाती हैं। इसके साथ साथ जिन पे और फसलें, गेहूँ, धान, सरसों, ठीक है, मटर, मतलब जो भी फसलें उगाई जाती हैं, ये सब भूमियाँ कृषि ज़मीन कहलाती हैं। तो इन भूमियों के संदर्भ में ये नियम बताया जा रहा है। अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पे तुरंत उसका, अगर पुत्र है तो पुत्र और पुत्रियां, ठीक है, तो पुत्र और पुत्रियां यानी बेटा और बेटी, साथ ही साथ अगर इसकी विधवा है तो विधवा, इन सबको बराबर हिस्सा संपत्ति में मिलता है। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा यानी इन बच्चों की माँ और जितने बच्चे हैं, जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, एक विधवा है तो 2, 4, 6 और एक विधवा 7 लोग हो जाएंगे। एक बेटा एक बेटी है तो 2, ये माँ है तो 3 लोग हो जाएंगे। माँ पहले ही मर चुकी है तो 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो 4 लोग, यानी जितने लोग इसमें होंगे उन सभी को बराबर बराबर उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अगर 5 बीघा जमीन है और एक विधवा, 2 बेटे 3 बेटियां हैं तो ठीक है, वो एक विधवा, 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो 2 बेटे 2 बेटियां 4, एक विधवा 5, सबको एक एक बीघा मिल जाएगा। यानी जितना हिस्सा बेटे का है उतने ही हिस्सा बेटियों का भी होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। अगर किसी बेटी का नाम, ठीक है, संपत्ति में यानी उत्तराधिकार में नाम नहीं दर्ज कराया जाता है, ये बता दिया गया इनकी बेटी नहीं है, तो बाद में बेटी आपत्ति करके अपना नाम उसमें दर्ज करा सकती है। यानी कुल मिलाकर के बेटी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कौन सी बेटी? अविवाहित बेटी। अगर विवाहित बेटी है तो भाई के बराबर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी अगर भाई जीवित है, उसकी अविवाहित बहन है तो उसे कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। विवाहित बेटियों को, ठीक है, प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं माना गया, उनको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें कब मिलेगा मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाके बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे अविवाहित बेटियों की बात की गई जिनका विवाह ना हुआ हो, तो उनको बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि अगर उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो माँ की मृत्यु होने पर भी बेटियों को बेटों के बराबर ही हिस्सा मिलता है कृषि जमीन में। ध्यान रखिएगा, इस पर कोई केस ला पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये धारा 108, 110 भू राजस्व संहिता 2006 में लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे आइए, अगर मृतक, ठीक है, ये कौन है? मृतक है, इसका एक पुत्र है एक पुत्री है, यानी एक बेटा है एक बेटी है, ठीक है, एक पुत्र यानी आप बेटा करते हैं, ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गई, तो एक बेटा है एक बेटी है, ठीक है। अब इसकी जिस दौरान ये पुरुष की मृत्यु हो रही है, इसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, इसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस बेटी की एक बेटा है, बेटी की
वो बेटी की अगर कोई बेटा है या बेटी है तो उसको संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अविवाहित बेटी होनी चाहिए। दूसरा नियम ये कि अगर बेटे की पुरुष की मृत्यु हो रही है, उसका एक बेटा है एक बेटी है, लेकिन बेटा पहले ही मर चुका है, यानी ये जिस समय इस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है भूमिधर की, उस समय इसकी एक विधवा रह जाती है, इसका एक बेटा था एक बेटी थी, लेकिन इसके मरने से पहले ही बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी थी, तो इसके एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है, किसके? इस बेटे के। तो ये बेटा और बेटी से क्या लगेंगे? पोती और पोता लगेंगे। ठीक है, पोती और पोता इसको कहते हैं। तो पोता और पोती को भी इस बेटे का जो हिस्सा बन रहा था उसमें आधा आधा मिल जाएगा। यानी जैसे समझिए ये 3 लोग थे, 3 बीघा जमीन थी, इसकी मृत्यु हुई, अगर ये बेटा जीवित होता तो 3 बीघा जमीन में एक इसको मिलता, एक इसको मिलता, एक इस बेटी को मिल जाता, विवाहित बेटी को। लेकिन इस बेटे की मृत्यु हो गई है और इसके वजह से मतलब इसके नीचे से 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो इस 1 बीघे ज़मीन में 1/2 इसको मिल जाएगा, 1/2 इसको मिल जाएगा। यानी यहाँ बेटा अगर पुत्र की मृत्यु हो गई है तो पुत्र का अगर कोई पुत्र या पुत्री है तो उसको भी उस पुत्र का जो हिस्सा है उसी का आधा आधा मिल जाता है। यानी यहाँ भी बेटी को हिस्सा मिल रहा, लेकिन ये भी बेटी कैसी हो? अविवाहित हो। अगर इसका विवाह हो गया तो इसे भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तरह से जो पोती है वो पोती अपने बाबा जी के मृत्यु होने पे संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार वैसे ही है जैसे उस बाबा जी के बेटों को हक पाने का अधिकार है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि बेटियों को कृषि जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। इसी तरह से अगर माता जी की भी मृत्यु होती है तो माता जी की मृत्यु होने पे उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं सबको बराबर हिस्सा मिलता है। यहाँ पे भी बेटा और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलता है, लेकिन बेटी की अगर एक अविवाहित बेटी है उसकी मृत्यु हो जाए और उसके संतान हो, ठीक है, आप देखिए संतान होने के लिए विवाह का होना जरूरी नहीं है। तो अगर कोई अविवाहित बेटी है लेकिन उसका कोई बच्चा है, अविवाहित बेटी का कोई बच्चा है, तो उन बच्चों को यहाँ पे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो, लेकिन अगर वो अविवाहित बेटी खुद है तो उसे हिस्सा उसके पिता की मृत्यु होने पे उतना ही मिलेगा जितना बेटों का हिस्सा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि विवाहित बेटियों का हिस्सा अविवाहित बेटियों का हिस्सा भी भाइयों के बराबर ही होता है और उतना ही हिस्सा उसकी विधवा का भी होता है। हाँ, अगर विधवाएं 1 से अधिक हैं तो विधवा को केवल 1 ही हिस्सा मिलेगा और उसी में वो फिर आधा आधा बांटेंगी। जैसे यहाँ 2 विधवा है, 1 बेटा है 1 बेटी है, तो और 3 बीघा जमीन है तो 3 ही 1 बीघा तीनों को मिलेगा। 2 विधवाएं हैं, ये 1/2 पा जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर 1 विधवा है तो 1 हिस्सा वो पाएगी, 1 हिस्सा बेटा 1 हिस्सा बेटी पाएगी। बेटी 3 है तो फिर उस 3 बीघा सब में बराबर बराबर बटेगा। लेकिन बेटा की मृत्यु हो गई है तो बेटे के नीचे के जितने भी चाहे बेटे हों या बेटी हों, नीचे के वंशज, वो सब उस बेटे के हिस्से में बराबर हक पाने के हकदार होते हैं। तो मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर होता क्या है व्यवहार में कि बेटियों का नाम नहीं लिखवाया जाता, ये दिखा दिया जाता है बेटियां नहीं हैं, लेकिन अगर ये दिखा करके लेखपाल ने नाम दर्ज कर दिया तो लेखपाल भी 420 में ये 420 का आप दोषी माने जाएंगे। 420 के तहत छल करने के लिए उन पर भी केस दर्ज कराया जा सकता है। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखपाल, ठीक है, इस तरह से काम करता होगा कि बेटियों को जो है ना दिखाए। हाँ, वो बेटियों को तब नहीं दिखाया जाए जब बेटियों से एनओसी ले लिया जाए कि बेटियों को कोई आपत्ति नहीं है अपने पिता की संपत्ति में हक ना मिलने से। अगर बेटी इस तरह का एप्लीकेशन दे देती है, मतलब एक सर्टिफिकेट दे देती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं, उसका नाम नहीं दर्ज होना चाहिए, तब लेखपाल केवल बेटों के नाम करेगा। अगर बेटियां आपत्ति लगाती हैं, मतलब जनरल नियम ये है कि जितने संतान हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा, सबका नाम रिकॉर्ड में लेखपाल दर्ज करे और बराबर बराबर सबको हिस्सा दे।
लेकिन अगर लड़कियों का नाम वो नहीं दर्ज कराता है तो तभी जब लड़की से एनओसी ले लिया जाए, यानी लड़की उस पर अपनी आपत्ति, मतलब वो उसको कोई आपत्ति नहीं है इस बात का, वो जो है एप्लीकेशन दे दे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर उसको आपत्ति है तो नाम उसका दर्ज करना पड़ेगा, और नहीं किया गया तो बाद में दर्ज करना पड़ेगा। उसके हिस्से को मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये नियम केवल कृषि जमीनों पे लागू होता है। जो घर की ज़मीन है, जो प्लाट हैं, उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों को जल्द बना के बताऊँगा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो बेटा की मृत्यु हो गई, लेकिन बेटा के, यानी जो है उसके पिता की मृत्यु होने से पहले बेटा की मृत्यु हो गई है, लेकिन बेटा के भी एक बेटी एक बेटा है, तो उस बेटी और बेटा को बराबर हिस्सा मिल जाएगा पिता की संपत्ति में। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके और भाई हैं, ठीक है, जैसे इस एक मृतक के एक पुरुष के 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक बेटा की मृत्यु हो गई है, उस बेटे के बेटे और बेटियां हैं। तो जिस बेटे की मृत्यु हो गई है उसका जितना हिस्सा बन रहा था, उसके उस हिस्से में उसके बेटे और बेटियां बराबर बराबर हिस्सा पाने की हकदार होती हैं। तो पहले बेटियों को हिस्सा नहीं था, लेकिन अब बेटियों को भी हिस्सा दे दिया गया है। इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं समझ पे आता, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं।